बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है, तो हम बिल्कुल शुरू से बात शुरू करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर सके वो बाद में इससे इस्तेफादा कर सकें, और यूट्यूब चैनल के थ्रू बाद वाले लोग भी इससे बेहतर अंदाज में सीख सकें। अच्छा, टॉपिक हमारा बेसिकली कंटिन्यूशन में है। मेन टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें ये वाली वीडियो के हवाले से, इसका खुलासा मैं आपको वैसे ही जबानी बता देता हूँ इसके टाइटल के हिसाब से। सबसे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में इस चैनल इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जो लोग बाद में देख रहे होंगे तरतीब से देखें। सबसे पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि बिजनेस जो है वो तीन बेसिक टाइप्स हैं उसकी, और उन तीन बेसिक टाइप्स में बहुत बचपन से कॉमर्स और बीबीए और दीगर स्टूडेंट्स जो बिजनेस रेलिवेंट एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं बहुत बचपन से ये सीखते आते हैं कि तीन तरह का कारोबार होता है। पहले टाइप के कारोबार को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक फर्द मालिक होता है। उसका हिसाब रखना निस्बतन आसान होता है। उसका जो ऑनरशिप इक्विटी सेक्शन होता है बैलेंस शीट के अंदर, उसमें जस्ट उस बंदे का नाम और उसके साथ कैपिटल का वर्ड आ जाता है और उसकी अमाउंट आ जाती है। अगर पार्टनरशिप हो, दूसरे टाइप का बिजनेस जो है पार्टनरशिप, उसमें भी पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं। लेकिन अगर कॉरपोरेशन हो, कॉरपोरेशन कहते हैं यूएसए के लैंग्वेज के अंदर अमेरिकन इंग्लिश में, और कंपनी कहते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। तो कंपनीज की अकाउंटिंग, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है वो बरतानिया के गुलाम रह चुके हैं, तो हम बरतानिया की लैंग्वेज ज्यादा अच्छे अंदाज में यूज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का नाम मैंने इसको दिया है इस प्लेलिस्ट को, और टू टाइप्स ऑफ कंपनीज का नाम यहाँ पर आपकी जो टाइटल ऑफ द फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने कहा है कि टू टाइप ऑफ कंपनीज और कॉर्पोरेशन, जो स्लाइड के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा थंबनेल के अंदर जो है, उसमें कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर। इसकी फर्दर टोटल बेसिक टाइप तो हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। लेकिन कंपनीज की फर्दर जो है फर्दर दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी कहलाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो का खुलासा भी है। तफसील के लिए आप इसको 21 मिनट 11 सेकंड की ये वीडियो है, ये आप लोग तफसील से इसको देख लें। दूसरी जो वीडियो हमारी, इसमें जाने से पहले कंपनी कोई सी भी हो, सही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, ये कंपनी पाकिस्तान में कैसे बन सकती है। अच्छा, जो अभी मेरे डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस हैं बीबीए के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, हो सकता है इनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना हो, लेकिन फ्यूचर में जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाहेंगे, तो उस वक्त जो है ये चीज इनके बड़े काम आ सकती है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो 55 मिनट 33 सेकंड की है, सेकंड वीडियो, ये कंपनीज कैसे बन सकती हैं। सही, सोल प्रोप्राइटरशिप की कायम करना, उसको बनाना बहुत आसान है। एक बंदा सोकर उठता है, उसको ख्याल आता है कि मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए, वो जाता है चने खरीदता है, उसको बॉईल करवाता है घर में, और सामने जो है वो चने की एक जो है वो स्टॉल लगा लेता है। यूनिवर्सिटी में आके जो है वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप कोई इवेंट हो जाता है। तो ये सारे जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के एक एग्जांपल्स हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसमें भी कोई कानूनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता कॉर्पोरेशंस के अंदर या कंपनीज बनाने के अंदर बाकायदा कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके उसूल और ज़ाब्ते बनते हैं, उसके प्रोमोटर्स होते हैं जो उसको लेकर चलते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसी तरह मेरे जो स्टूडेंट्स अभी डायरेक्टली हैं, हो सकता है जब ये बड़े हो जाए तो ये कंपनी बनाना चाहे, तो ये वीडियो उनको काम आएगी और वो उनको सपोर्ट करेगी कि कंपनीज फॉर्मेशन पाकिस्तान में कंपनी कैसे बनेगी। तो SECP की वेबसाइट डायरेक्ट आपको ले जाके इसमें दिखाई गई होगी और सारी चीजें। तो उसका फायदे क्या क्या हैं, उसके नुकसानात क्या क्या हैं, उसके ये सारी चीजें आपको इस 55 मिनट 33 सेकंड की वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो तीसरे नंबर पे जब आप कंपनी बना लेते हैं, सही है, तो कंपनी अगेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, तो उसका मतलब क्या होता है कि चंद फैमिली मेंबर्स या चंद फ्रेंड्स मिलके आपस में कंपनी बना रहे हैं, और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी अगर लिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कंपनी की बुनियाद है, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जो सरमाया आपने लगाया है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अगर कंपनी का लॉस उस इन्वेस्टमेंट से भी बढ़ जाए, तो उस सूरत में आप
अपने जाती एहसास, अपना जाती घर, अपनी जाती गाड़ी बेच के जो है उस नुकसान को पूरा करने के पाबंद नहीं है लिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी जो दोनों टाइप्स ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उसमें कोई ना कोई फर्द ऐसा होता है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जिम्मेदार होता है। यानी अगर नुकसान उसकी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा बढ़ जाए तो वो अपने दीगर चीजें बेच के, जाती एहसास बेच के उस नुकसान को पूरा करने का पाबंद होता है। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसका सबसे बड़ा फायदा लिमिटेड लाइबिलिटी होना है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी होने के साथ जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम यहीं रोक देते हैं, उसमें चंद लोग मिलके आपस में बना रहे होते हैं। हमारा जो टॉपिक, जिसको हम फिजिकल क्लासेस में ऑलरेडी उसकी एक्सरसाइजेस बहुत सारी कर चुके हैं और आज भी उसको सम अप करेंगे इंशाल्लाह। तो वो टॉपिक है कौन सा? वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कॉरपोरेशन। सही, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन अमेरिकन लैंग्वेज में, और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की हम बात करते हैं, जिसमें आवाम के लिए, पब्लिक के लिए शेयर्स को इशू किया जाता है, बेचा जाता है। कहा जाता है कि लोग आए और हमारे शेयर्स खरीदें। तो ये आपकी 55 मिनट 33 सेकंड की जो वीडियो है, ये कंपनी कैसे पाकिस्तान में बन सकती है। और थर्ड वीडियो है 38 मिनट 37 सेकंड की, इसमें बेनिफिट्स फॉर मेकिंग कंपनी एंड चैलेंजेस। तो ये बेसिकली इसी तरह की आप लोगों की, जिस तरह की आज क्लास हो रही है, इसी तरह की प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर जो क्लासेस थी उसकी ये रिकॉर्डिंग है। तो आज वाली हमारी रिकॉर्डिंग भी बाद वालों की काम आ सकती है, जिस तरह पिछले वालों की रिकॉर्डिंग आपके काम आ सकती है, अगर आप उससे फायदा हासिल करना चाहें। कंपनी बनाने के फायदे क्या है, चैलेंजेस क्या है। और ये चीजें जरूरी नहीं है सिर्फ डिग्री के हद तक। जब आप बड़े हो जाएंगे, डिग्री से निकल जाएंगे, डिग्री की दौड़ से निकल जाएंगे, और जॉब यानी बिजनेस पढ़ के बिजनेस करने की तरफ जाना चाहेंगे, बिजनेस करके नौकरी करने के बजाय बिजनेस करके पढ़ने की, बिजनेस करने की तरफ जाना चाहेंगे, तो उस वक्त आपको ये बड़ा काम आएगी। और आप उस वक्त ये प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। उस वक्त जस्ट आप लिखेंगे यूट्यूब में डॉक्टर जुबैर अहमद नसीम ऑफिशियल, तो उसमें प्लेलिस्ट आएगी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अगर जब तक ये चैनल सलामत रहा और बाकी उमूर बदस्तूर रहे, तो ये डॉक्टर जुबैर अहमद नसीम ऑफिशियल ये चैनल है, और इसमें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो है ये इसकी प्लेलिस्ट का नाम है। उम्मीद है जब तक आप जैसी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी होंगी, तो इसमें हम कुछ ना कुछ नया इनोवेशन शामिल करते रहे होंगे इंशाल्लाह। तो कंपनीज बनाने के फायदे और उनके चैलेंजेस क्या है, इसको मैंने नुकसान नहीं कहा, चैलेंज कहा, इसलिए कि कंपनी जब आपने बनाने का सोच ही लिया तो उसके फायदे ही सोच के किया होगा ना। तो चैलेंजेस आएंगे, नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो चैलेंज होगा। तो उस चैलेंज को आपने फेस करना है, उस चैलेंज का मुकाबला करना है, उसका जो है वो डट कर मुकाबला करना है कि भाई हमने हार नहीं माननी। और तीस चौथे नंबर पे ये जो हमारे पास वीडियो है, ये है प्रीफर्ड स्टॉक। इसको मैं नंबर 4 कर दूंगा और आज वाली जो हमारी वीडियो होगी नंबर 5 हो जाएगी। तो प्रीफर्ड स्टॉक एंड रिबा, जब आप कंपनी बनाते हैं, अभी जैसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह, तो कंपनी बनाते वक्त जब आप शेयर्स इशू करते हैं, तो वो शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक शेयर्स होते हैं जिसमें हम, यानी एज अ प्रोमोटर, फर्ज करें हम सब जो है अपनी अपनी कंपनीज बनाने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 550 के लगभग कंपनीज हैं। 24.5 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़, जितनी भी आबादी है करोड़ों की हमारी, उसमें पब्लिक के पास इन्वेस्ट करने के लिए जो ऑप्शन है, कितनी कंपनीज में? सिर्फ 550 कंपनीज में। ये अफसोस की इंतहा है कि हम बिजनेस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, बिजनेस पढ़ाने वाले टीचर्स, हम बिजनेस पढ़ और पढ़ा तो रहे होते हैं लेकिन बिजनेस कर नहीं रहे होते। हम नौकरी तलाश कर रहे होते हैं और उसके बाद नौकरी बन के जो है वो इंतकाल फरमा जाते हैं। तो अगर बिजनेस पढ़ रहे हैं तो उस बिजनेस को अप्लाई तो करने की कोशिश करें, भले पार्ट टाइम सही इंशाल्लाह। तो और मैं तो सजेस्ट करूंगा आप में से कुछ बाहिम्मत लोग हों, कुछ खुददार लोग हों जो थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हो, खासतौर पे बॉयज में से, गर्ल्स में से भी हो सकता है, लेकिन गर्ल्स के बहरहाल अपने कांस्टेंट पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, तो मैं उनको गैर जरूरी मुश्किल में नहीं डालना चाहूंगा। हाँ, उनमें भी कोई बाहिम्मत खातून हो, लड़कियां हो, तो वो अपने अपने तौर पर इन चीजों को पढ़ें। बिजनेस एजुकेशन आप लोग हासिल कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले स्टूडेंट सिर्फ 5% है। पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 5% हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, और उसमें भी बिजनेस पढ़ने वाले लोग बहुत कम है, यानी इंजीनियरिंग और दूसरी तीसरी चीजों के मुकाबले में। लेकिन उसके बाद उन बिजनेस पढ़ने वालों में से बिजनेस करने वाले लोग तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि वो जॉब के लिए पढ़ रहे होते हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे होते हैं, डिग्री के लिए पढ़ रहे होते हैं, और बाद में फिर डिग्री तलाश कर रहे होते हैं। तो मेरी
मशवरा होगा, रिकमेंडेशन होगी। जैसा कि मैंने असाइनमेंट 1 आप लोगों को कराया है, असाइनमेंट 4 दिया है, उसको भी इंशाल्लाह मौका होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे कि प्रैक्टिकल साइड पे आए। प्रैक्टिकल साइड पे जो आप बिजनेस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपने किसी जानने वाले का, अपने फादर का, अपने ब्रदर का, अपने अंकल का, अपने दोस्त का, अपनी सहेली का, किसी के बिजनेस को आप सपोर्ट करना शुरू कर दें। और सपोर्ट पैसों की मद में नहीं, बल्कि सपोर्ट अपनी एजुकेशन की मद में। एजुकेशन की मद में कि जो चीजें आपने, जैसे मिसाल के तौर पर इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, आप अपने जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, उनसे आप कहें कि यार आपका कौन सा बिजनेस है इन 3 टाइप्स में से। क्या आप सोल प्रोप्राइटर हैं? 90% सोल प्रोप्राइटर होते हैं, यानी एक बंदा कारोबार चला रहा होता है। चलाने से मुराद माल मिल्कियत के एतबार से, बाकी तो हो सकता है उसने 50 मुलाजिम रखे हो, मसला नहीं है। मिल्कियत के एतबार से एक बंदा होगा, या दो या उससे ज्यादा होंगे तो पार्टनरशिप होगी, या जो है कंपनीज होंगी, बहुत कम होंगी। आप उसको ख्वाब दे सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि भाई आज आप इस फील्ड में इस यहाँ पर खड़े हो, क्या अगले 20 साल बाद भी यहीं खड़े होना है? क्या अगले 20 साल बाद आपने अपनी फील्ड के अंदर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं सोचना? तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा कि आपकी अपनी एजुकेशन का फायदा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। उसको बोले हाँ मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ कि अकाउंटिंग मैं आपकी मैनेज करवाऊंगा। आप फाइनेंस, आपको अच्छा जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आप उसकी मैनेज कराना शुरू कर दें। जरूरी नहीं हर चीज, हर बंदा हर काम का नहीं होता। सही, कौन किस काम का होता है ये असाइनमेंट नंबर 3 में हमने डिसाइड करवा लिया है। सही, तो अगर आपने दिल से किया है तो वो भी आपके लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है। उसमें हमने एमबीटीआई के जरिए आपकी अपनी कैरियर प्लानिंग आपके जरिए करवाई है। फाइनेंस और अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं इस दफा, तो अकाउंटिंग फॉर योर सेल्फ, अपनी जिंदगी की अकाउंटिंग आपने करनी है, अपनी जिंदगी के फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करना है। उसके लिए कैरियर प्लानिंग आपकी जरूरी है, और उसके लिए हमने असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो आपका दिया है। और उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर अंदाज में दिल से किया होगा तो आपको अपना फायदा है, नहीं करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, वक्त गुजर जाता है। लेकिन जो कोई, मैं कह रहा हूँ 50 लोगों में से कोई एक बच्चा भी अगर खुद से अपने आप से मुखलिस हो गए, मुझसे नहीं, अपने आप से मुखलिस होके दिल से करेगा, तो वो खुद आज से 5 साल बाद उसके फायदे देखेगा। आज से 10 साल बाद वो अपने आप को दुनिया में थोड़ा सा आगे पाएगा, दूसरों से थोड़ा सा क्या बहुत सारा आगे पाएगा। तो ये बहरहाल दर्द दिल है जो आप तक पहुंचता रहा है और रहेगा। तो वीडियो नंबर 4 में जब हमने बात की कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो 2 तरह के शेयर्स इशू किए जाते हैं। एक इशू कहलाता है, वो कहलाता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का मतलब क्या है? नाम से जाहिर है, कॉमन और स्टॉक कहते हैं शेयर्स को। अगेन यहाँ पर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। स्टॉक अमेरिकन इंग्लिश के अंदर स्टॉक कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश जिसके अंदर जिसके हम गुलाम रहे हैं बरतानिया के, तो वो शेयर्स है। तो पाकिस्तान में हम शेयर्स मार्केट कहते हैं, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट भी कहलाती है, शेयर्स मार्केट भी कहलाती है। तो ये जो है आपका जो शेयर्स या स्टॉक है, ये 2 तरह के होते हैं, कॉमन शेयर या कॉमन स्टॉक, और दूसरे प्रीफर्ड स्टॉक। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या है कि ये जब सबका हिसाब किताब, खुदा न खास्ता कंपनी का अगर इख्तिताम हो जाए, खत्म करने की नौबत आ जाए, तो सबका हिसाब किताब होने के बाद जो बचेगा वो इनका होगा। अब वो बहुत सारा भी बच सकता है और बहुत कम भी, बल्कि नेगेटिव भी बच सकता है। नेगेटिव की सूरत में तो खैर लिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से इनको कोई नुकसान नहीं है, बहुत कम बचेगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा इनको मिलेगा। इसके रियल लाइफ एग्जांपल, कसब बैंक आप लोगों के लिए, एक उन लोगों के लिए जो कुछ करना और कर गुजरना चाहते हैं, एक एग्जांपल है कसब बैंक। बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड ने कसब बैंक को टेक ओवर किया। 2014-15 की बात है। सही, 2015 की, मेरे ख्याल में मार्च की बात है कि कसब बैंक को टेक ओवर करने की बातें हो रही थी 2015 के स्टार्ट की। और हुआ क्या था कि कसब बैंक की मैनेजमेंट फेल हो गई थी। उसने लोगों को या अपने जानने वालों को इतने कर्जे दिए, इतने पैसे दिए कि उनसे रिकवर करना मुश्किल हो गई, बैड डेट जिसे हम अकाउंटिंग में कहते हैं। मैं चाह रहा हूँ आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ चलूं। खाली किताबी चीजें तो ऑलरेडी हम फिजिकल क्लासेस में बहुत करते हैं, ये जो वर्चुअल क्लास है ना, ये बड़ी कीमती है। ये इसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए आज से 10 साल बाद भी आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, और कुछ मुझे आप लोगों से सीखने को मिल सकता है। अच्छा, रियल लाइफ केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, कसब बैंक। कसब बैंक का 2014, बल्कि हम एक काम करते हैं ना, अगर हम ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन का फायदा उठाते हैं। द केस स्टडी, मैं जानबूझ के आपके सामने इसको सर्च कर रहा हूं ताकि ये ना हो कि मैंने अपनी तरफ से कुछ वो किया है। केस स्टडी ऑफ कसब बैंक, देखते हैं किसी ने कोई इस पे काम किया नहीं किया।
कोई ढंग का काम। ये तो असाइनमेंट टाइप का तो किसी ने किया, रिसर्च गेट पे जो है कुछ किया हुआ है, कैपिटल शॉर्टेज, ये कब की है? रिसर्च गेट एक ढंग का एक वो है, सोर्स है, हम इसको देख सकते हैं। राइट पे मैंने खोला है स्टडी, ये 2025 की, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा, ये इसको पूरी कहानी आ जाएगी जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। बल्कि ये कहानी क्या, मैं इसका लिंक दे देता हूँ, फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। इम्पैक्टिंग फैक्टर्स ऑन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्विजिशन, a study on कसब बैंक इनटू बैंक इस्लामिक। अच्छा, इसमें जब आप पढ़ेंगे ना, इसको मजीद आप अपने तौर पर सर्च कीजिएगा, और भी इसमें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इस कहानी को आप खुद से सर्च कीजिएगा, मैंने जानबूझ के इसको वो किया है। सही है, ये आप लोग खुद से नेट से सर्च कर सकते हैं। मैं वैसे ही जबानी आपको छोटी सी इसकी कहानी सुना देता हूँ कि ये जैसे अभी मैंने बात की कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को आखिर में जो बचा कुचा होगा वो मिलेगा, अगर मिला तो। कसब बैंक की कहानी कुछ इस तरह है, जब आप खुद से भी पढ़ लेंगे, मुझे भी अपडेट कीजिएगा फिजिकल क्लासेस में जाके, कि ये बैंक, इसका पूरा नाम है खादिम अली शाह बुखारी बैंक। कसब बैंक कासबेट इनकी ही एक अलग यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह कसब सिक्योरिटीज है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है बाकायदा माशाल्लाह। लेकिन बैंक के हद तक ये फेलियर इनका कैसे हुआ? वो इस तरह हुआ कि इन्होंने कर्जे दिए लोगों को, कर्जे देने के बाद जो है वो उनसे रिकवर नहीं कर सके। जो अकाउंटिंग में एक टॉपिक होता है बैड डेट्स, वो इनके हो गए। नॉन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं एनपीएल, नॉन परफॉर्मिंग लोन, यानी वो कर्जाजात जो वापस नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी जो रेमुनरेशन है वो भी नहीं मिल पा रहा। अनफॉर्चुनेटली टोटल कन्वेंशनल बैंक था, सूद की बुनियाद पे था, तो वो लोन के ऊपर इजाफा जो है सूद होता है, इंटरेस्ट होता है। इस पर ऑलरेडी हम आपकी क्लास में बात कर चुके हैं कि सूरह बकरा आयत नंबर 278 279 के मुताबिक सूद में, रिबा में, इंटरेस्ट में डीलिंग, ये ये जो है ये अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है। आज की तारीख में जो है वो पाकिस्तान और भारत की जंग की बातें हो रही हैं, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग तो पिछले 75 साल से कर रहे हैं। तो उससे बच जाए, बाकी ये छोटी मोटी जंगें तो इंशाल्लाह हम जीत ही जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जो जंग हम कर रहे हैं उससे नहीं जीत पाएंगे। उसके लिए भी हमें फेडरल शरिया कोर्ट ने 26th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने मौका दिया है उस जंग से बाहर आने का, कि 2027 के एंड तक हम अपने मामलात को सूद से पाक कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में एक भूचाल आया हुआ है, एक ऐसी कैफियत है कि वो इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक अकाउंटिंग, इन चीजों के एक्सपर्ट्स की तलाश में है। ये तो आप लोगों के लिए एक बहुत कीमती मौका है कि आप इन चीजों में थोड़ा सा एक्सपर्टीज बढ़ाएं, क्लासेस से और क्लासेस से बियॉन्ड। खाली क्लासेस से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा। आप जैसे ये हम कसब बैंक की केस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमें जो है वो इसमें सपोर्ट दे सकती है कि ये किस तरह एक टोटल कन्वेंशनल बैंक एक टोटल इस्लामिक बैंक के अंदर जम हुआ, उसका पार्ट बना, और इसमें किस तरह जो है वो उसके शेयर होल्डर्स के साथ मामला हुए। तो अगेन कहानी हम स्टार्ट कर रहे थे कि इसमें एनपीएल था, नॉन परफॉर्मिंग लोन थे, उनके कर्जात थे जो वापस नहीं मिल पा रहे थे। तो एक अदद पाकिस्तान में और दुनिया भर में इदारा होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन है? जल्दी से चैट में आप लोग लिख सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं समझूंगा कि जाग के जो है वो आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बता सकता है कोई? चैट में लिख दीजिए जल्दी से। अच्छा, सब सो रहे हैं इसका मतलब। चैट बॉक्स हमारा, चैट बॉक्स से खोल लेना पहले, हमें पता चले कि लोग जाग रहे हैं। हाँ नहीं, ये सही है। कुछ जवाब आए, मोहम्मद आकिब का सही जवाब आया है, रजी का सही जवाब आया है, रजा का सही जवाब आया है। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं है, कौमी बैंक है। कौमी बैंक और सेंट्रल बैंक में फर्क है। नेशनल बैंक जस्ट एक कमर्शियल बैंक है जो नॉर्मल बैंकों की तरह काम करता है, बस वो मिल्कियत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, तो उसको हम कहते हैं कौम का बैंक। सही है, गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई कौम की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है जो इन सारे बैंकों को रेगुलाइज करता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं मोर देन 20 प्लस है, तो उन सबको जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल बैंक है। अलवीना जफर ने भी सही जवाब दिया। तो जिन लोगों ने कहा एनबीपी, उनका अपने पर्सपेक्टिव में सही होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसबीपी। तो हम कहानी शुरू कर रहे थे कसब बैंक की, कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कसब बैंक के मामलात को देखते हुए, अच्छा, हर बैंक के तमाम बैलेंस शीट,
इनकम स्टेटमेंट, सारी चीजें जो है ये सेंट्रल बैंक के पास लाजमी जाती ही जाती है, और वो इसको एनालाइज करवाता है। पूरा डेटा स्टेट बैंक की वेबसाइट पे होता है, फाइनेंशियल सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, बड़ा जबरदस्त डेटाबेस जो है वो आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मिल सकता है। अभी टाइम नहीं है, वरना हम उस पर भी ले जाते हैं, या मौका होगा तो उसको भी देख लेंगे। यानी इस ऑनलाइन क्लास को हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में भी यूज कर सकते हैं, ताकि फिजिकल क्लास में तो हमारे पास टाइम कम होता है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी इतना अच्छा नहीं होता। अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ये बाद में भी आपको जिंदगियों में आगे चल के काम आ सकती है चीजें, तो वो हम रिकॉर्ड की तरफ आएंगे। तो कसब बैंक को सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनके कारकर्दगी की खराब कारकर्दगी देखते हुए, इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन, इनके बैड डेट्स देखते हुए पाबंदी लगाई। 6 महीने की पाबंदी लगाई कि आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। कोई जो डिपॉजिट होल्डर है वो भी बड़ी अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर या XYZ अमाउंट से ऊपर की अमाउंट नहीं निकाल सकते। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी को मोन्टोनियम या इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर है, कि 6 महीने की पाबंदी लगाई, इनको लिमिटेड फंक्शनैलिटी कर दी, कि ऐसा ना हो। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अगर इनको खुला खाता देते, जैसा कि दिया हुआ था, कई साल से दिया हुआ था, तो उसके नतीजे में अगर खुदा न खास्ता ये बैंक कोलैप्स हो जाता, ये बैंक डिफॉल्ट हो जाता। डिफॉल्ट का मतलब क्या? कि लेने वाले आ जाते, डिपॉजिटर्स जिन्होंने बैंक से पैसे निकलवाने वो आ जाते, और आगे इन्होंने, बैंक ने आगे जिन लोगों को दिए हुए फाइनेंसिंग की हुई है, वो वापस करते नहीं पैसे। तो उस सूरत में क्या होता? कोलैप्स हो जाता, डिफॉल्ट हो जाता। और उस सूरत में डिफॉल्ट होने के बाद, जब बैंक डिफॉल्ट होता है ना, तो एक डिफॉल्ट नहीं होता, फिर लाइन लग जाती है। फिर लोगों का एतमाद, क्योंकि बैंकिंग नाम है एतमाद का, जब एक बैंक का एतमाद खत्म होता है ना, फिर पूरे सिस्टम पे से एतमाद खत्म हो सकता है। इसकी भी एग्जांपल अगेन मैं यहाँ जस्ट एक कोटेशन दूंगा, जिन लोगों ने फर्दर इसको सर्च करना है वो पहुंच जाएंगे। इसकी एग्जांपल है फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद जब बैंक्स कोलैप्स होने लगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिरने लगे, तो एक नहीं गिरा था, उसके साथ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होने लग गए थे। फिर वहां के सेंट्रल बैंक को, अमेरिका के सेंट्रल बैंक को उनकी बेल आउट पैकेज के लिए आना पड़ा, गवर्नमेंट को बेल आउट पैकेज के लिए आना पड़ा, कौम का पैसा कंपनियों को देना पड़ा कि भाई आप सरवाइव करेंगे तो हम जो है ना, कौम सरवाइव करेगी। तो यही मामला हुआ। तो उससे बचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्टेट बैंक की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उसने कभी किसी बैंक को कोलैप्स होने नहीं दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इदारा, कोई बैंक कोलैप्स नहीं हुआ, डिफॉल्ट नहीं हुआ। उसमें बहरहाल बैंक, स्टेट बैंक को अप्रिसिएशन करनी चाहिए, वो हम करते हैं। हाँ, अलबत्ता उनको एक और काम जो करना चाहिए था, कि जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते वक्त कहा था कि आपको इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरफ पेशरफ्त करनी है, आपको उसकी रिसर्च करनी है। स्टेट बैंक ने गाहे बगाहे उस पर काम किया, लेकिन जिस फोकस के साथ और जिस टाइमलाइन के साथ करना चाहिए था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से, वो नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए इंशाअल्लाह। अभी जो फेडरल शरिया कोड और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, और प्रैक्टिकली उस पर एफर्ट्स हो रही है, मैं तो इस बात का गवाह हूँ कि प्रैक्टिकली जब मैं मार्केट में फिजिकली लोगों से मिलता हूँ, फिजिकली मुझे पता चलता है कि ये बैंक्स में क्या कुछ होने जा रहा है, तो अंदाजा होता है कि हमारे एकेडमिक वर्ल्ड तो अभी सो रही है। एकेडमिक वर्ल्ड को तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि पूरे 2-4 साल में पाकिस्तान कितना तब्दील हो जाएगा, अगर हो गया इंशाल्लाह, और हो जाएगा इंशाल्लाह। इस दफा जिस टीम वर्किंग के साथ, जिस जज्बे, जिस जुनून के साथ, सही सिर्फ जज्बा नहीं है बल्कि जुनून भी है, जिस जज्बे जिस जुनून के साथ जो है काम हो रहा है, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद पूरी है कि पाकिस्तान 2027 के एंड तक अपने पूरे सिस्टम को इस्लामाइज करने में, फाइनेंशियल सिस्टम्स को इस्लामाइज करने में कामयाब हो जाएगा। और जब एक दफा फाइनेंशियल सिस्टम और इस्लामाइज हो गया, तो बाकी सिस्टम्स भी इंशाल्लाह हमारे इस्लामाइज होने में देर नहीं लगेगी। इसी का नाम इस्लामी इनकलाब है, जो कि पाकिस्तान का मुकद्दर है। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारे उस वक्त का एक कॉमन नारा था। ये कॉमन नारा नहीं था, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से वादा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई माबूद नहीं है, कोई आका नहीं है, कोई मालिक नहीं है, किसी का सुप्रीम ऑर्डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। और हमने उस वादे की वादा खिलाफी की, हमने उस वादे को तोड़ा। हमने कहा नहीं सुप्रीम तो अमेरिका है, हमने कहा नहीं सुप्रीम तो फलाना है, सुप्रीम तो
इंडिया है कि हमसे 8 गुना बड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी हमने उसको उसके मुकाबले में अपनी धाक बिठाई है, और आज भी जो हालात हैं वो इंशाल्लाह ज्यादा अरसे के नहीं है, कुछ अरसे में ही चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग ना छोड़ी, जो कि हम कर रहे हैं, जो वादा हमने अल्लाह रसूल से किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान का मतलब अल्लाह का निजाम होगा, हमने वो वादा पूरा ना किया, तो वाकईतन फिर हम खसारे में जो अब तक है, मजीद अल्लाह ना करे कि हम हो। लेकिन हम में से हर एक, दूसरों को छोड़े ना, हम में से हर एक अगर जो जो इसको सुन रहा है या फ्यूचर में सुनेगा, वो कम से कम ये सोच ले कि इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, और कुछ नहीं। तो इस सिलसिले में एक शेर में अब बात करूंगा, हक के खातिर हो जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पे करे खाकी में जहां पैदा करे। हक के खातिर हो जिस दिल में मरने की तड़प, आप भी अगर चाहें कि अल्लाह के काम करें, अल्लाह के दीन को निफाज की बात करें, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात जो हमने वादा किया था उसको पूरा करने में अपना किरदार अदा कराएं, या कम से कम जो वादा खिलाफी कर रहे हो उनमें हम शामिल ना हों, तो कम से कम अपने पे करें खाकी में जहां पैदा करें। अपना जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप फौजी हैं तो महाज पे अच्छा लड़ें, अगर आप तालिब इल्म हैं तो अच्छे अंदाज में पढ़ें, अगर आप टीचर बनेंगे तो अच्छे अंदाज में टीच करें, अगर आप ताजिर हैं तो अच्छे अंदाज में तिजारत की तरफ जाएं, बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस करें भी, बिजनेस पढ़ें भी, बिजनेस पढ़ाएं भी, दूसरों के बिजनेस इंप्रूव कराएं। तो जो काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह की रजा को शामिल कर लें। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मेरी जिंदगी का मतलब क्या, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वही बात है जो पाकिस्तान का मतलब क्या वाली थी, कि हमारी जिंदगियों का मकसद खुद अल्लाह ने बता दिया, कि बेशक मेरी जो नमाजें हैं, मेरी सारी चीजें हैं, वो किस लिए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह था, वो वादा था जो हमने पूरा नहीं किया, लेकिन अपनी जाती हैसियत में हम इस वादे को पूरा कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो काम कर रहे हैं उसको कमा हक़ करने की कोशिश करें, और साथ साथ जो है वो उसको अल्लाह की रजा के लिए करने की कोशिश करें, और उसमें देखें कि हम कहाँ इस वादे को, पाकिस्तान का मतलब क्या वाले वादे को पूरा करवा सकते हैं। तो बात बड़ी दूर चली गई, अगेन हम वापस आते हैं कसब बैंक की केस स्टडी की तरफ। कसब बैंक जो है, खुलासा सिंपल सा मैं आप चले मुख्तसर से बता देता हूँ, कि कसब बैंक जो है वो अपने मामलात चलाने में सूदी स्टाइल में भी नाकाम रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेंट्रल बैंक की हैसियत से, मरकजी बैंक की हैसियत से उस पे 6 महीने की पाबंदी लगाई। 6 महीने की पाबंदी खत्म होने वाली थी। अब स्टेट बैंक के पास दो ऑप्शन थे। अच्छा, लीगली स्टेट बैंक के पास सिर्फ 6 महीने की पाबंदी का राइट था, इसके अलावा स्टेट बैंक उसको मजीद नहीं रोक सकता था। दो ही चीजें, दो ऑप्शंस पॉसिबल थे, या तो जो है इनको वापस उसी मैनेजमेंट के हैंड ओवर करते जिसने इसका इतना कबाड़ा किया था, या फिर जो है वो उसको क्या करते कि किसी और अच्छी मैनेजमेंट वाले बैंक, किसी और ऐसे काबिल एतमाद बैंक के हैंड ओवर करते जो इसको इस क्राइसिस से भी निकाल सके, और जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो भी दिया जा सके, और भी जो मामला है वो बेहतर हो सके। क्योंकि अगर एक बैंक फेल होता, अगर वापस उसी मैनेजमेंट को देते, और लोगों को पता था कि हमारे 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हम नहीं निकाल सकते, किसी के करोड़ों रखे हुए होंगे, किसी के अरबों हो सकता है रखे हुए हों, तो अगर उसको पता हो कि मैं अब छठे महीने के अगले दिन में निकाल सकता हूँ, तो वो पहले दिन क्या करेगा, पहले दिन ही जाके अपनी सारी रकम निकालेगा, कि 6 महीने तो मैं तरसता रहा हूँ अपनी अमाउंट निकालने के लिए, अब क्यों मैं तरसूं, अभी फौरन निकालूं। और जैसे ही सारे डिपॉजिटर्स जाते हैं बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए, बैंक के पास आगे जिनको दिए हुए फाइनेंस वाले, वो तो डिफॉल्टर थे, वो तो रिश्तेदार थे, वो तो ऐसे थे वैसे थे, जो जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने इन पे पाबंदी लगाई थी। तो वो अगर नहीं देते और लेने वाले आ जाते, तो देने के लिए इनके पास अमाउंट नहीं बचती। तो अगर क्लेम ज्यादा हो जाते, लेने वाले डिपॉजिटर्स और दीगर लोग ऐसे, उसमें फिर जो है ये डिफॉल्ट होना इसका यकीनी था, और एक बैंक डिफॉल्ट होने का मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स होना हो सकता था। सब प्राइम मॉर्गेज 2008, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 को आप स्टडी कर लीजिएगा, जो लोग इसकी डेप्थ में जाना चाहें। फाइनेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसकी थोड़ा सा जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ जाए। अदरवाइज बुक्स में बहुत कुछ नहीं रखा हुआ, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे तो बहुत कुछ है इसमें बुक्स के अंदर भी। अच्छा जी, अब एक ऑप्शन तो ये पॉसिबल नहीं था कि बैंक उसी स्टेट बैंक उसी इंतजामिया के हैंड ओवर कर दे जिस इंतजामिया ने इसका मामला ऐसे तक पहुंचे हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था
कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको किसी अच्छे इदारे के हैंडओवर करे। अच्छा, अब उसके लिए स्टेट बैंक ने इसकी बोली लगाई या एक क्लास से लोगों से, बैंकों से कहा कि भाई आइए आप देखिए इसके मामला और हमें बताएं कि आप इसको किस तरह चला सकते हैं और क्या इसके आप दे सकते हैं। तो उस वक्त बहुत सारे बैंकों ने इसको, ड्यू डिलिजेंस कहलाता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, ड्यू डिलिजेंस कहलाता है कि जैसे हम जाते हैं ना कोई घर खरीदना होता है तो, या कोई बिजनेस, तो खैर हमारे यहाँ खरीदने बेचने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। घर खरीदना होता है तो क्या करते हैं, हम जाते हैं देखते हैं खिड़कियां कैसी हैं, दरवाजे कैसे हैं, आसपास वाले कैसे हैं, ये वो फलाना ढिमाका, सारी उसकी हालत कैसी है, पानी आता है नहीं आता, बिजली लोड शेडिंग कितने घंटे की है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सेम इसी तरह जो है, बैंक जब दूसरे बैंक को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के लिए दूसरे भी बैंक आए लेकिन सब पीछे हट गए, बल्कि बहुत सारे बैंक्स ने तो कहा कि हम इसको लेंगे, तो कुछ देना तो बहुत दूर की बात है, स्टेट बैंक से कहा कि आप हमें फलाने अरब रुपए देंगे तो हम इसको लेकर चलेंगे, अदरवाइज जो है ये हमारे बस का काम नहीं है। तो सब एक एक करके पीछे हटते चले गए। मैं उस वक्त खुद बैंक इस्लामी का पार्ट था तो इसलिए थोड़ी सी अंदर की कहानी भी है। बैंक इस्लामी 2014 में मैंने ज्वाइन किया, 2019 तक उसका पार्ट था, और उसके भी शरिया डिपार्टमेंट जो इसको इस्लामाइज करने में एक बड़ा किरदार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ट्रेनिंग्स में अल्लाह का शुक्र एक किरदार रहा है, और भी बहुत सारी चीजों में। तो मेरा तो बहुत कम रहा है, मेरे दोस्तों का, मेरी टीम का, हमारे बड़े बहुत अच्छे यानी बॉसेस थे। दोस्तों से अच्छे, दोस्तों से ज्यादा बढ़कर जो है वो बॉसेस थे। तो उसमें फैसल शेख साहब हैं, फैसल सिद्दीकी भाई हैं, काशिफ निसार भाई हैं, इरफान भाई हैं, माशाल्लाह एक अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्तों की टीम, बॉसेस की नहीं दोस्तों की टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी। इंशाल्लाह मंडे को जो हमारा इस्लामिक बैंकिंग का सेमिनार है वो मोहम्मद फैसल सिद्दीकी भाई करवाएंगे। वो उस वक्त मेरे बॉस थे वहां पर बैंक इस्लामी में, और अब जो है मीजान बैंक में हेड ऑफ एसेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो एक अच्छी बड़ी पोजीशन पे है, आप लोग मिलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल सकेगा। तो मंडे को यानी आपकी 12 मई, अभी जो मंडे आ रहा है 12 मई, 11:30 बजे अल बैरूनी ऑडिटोरियम, बहरिया यूनिवर्सिटी, जो लोग मेरे डायरेक्ट मुखातिब हैं वो, और जो उससे पहले इस वीडियो को सुन लें वो लाजमन उस प्रोग्राम को अटेंड करें। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अब्दुलरहमान, हमारे जो इस्लामिक फाइनेंस सोसाइटी फॉर स्टूडेंट्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मेन लीड हैं। और इस प्रोग्राम को भी जो अभी हो रहा है 12 मई वाला, इसको मेन ऑर्गेनाइज करने में अब्दुलरहमान का किरदार रहा है माशाल्लाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उनके साथ फिर अन्नखला की टीम है हमारे साथ, इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट बहरिया यूनिवर्सिटी, इसी तरह बिजनेस स्टडीज डिपार्टमेंट है, बहरिया बिजनेस स्कूल की मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्किंग के थ्रू चीजें हो रही हैं। तो मैं आप सबसे लाजमन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाजमन उसमें शिरकत करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। खास तौर पे जिस क्लास की जो है वो वेडनेसडे जिनकी क्लास होती है, तो वो अगर मंडे वाली उसमें अटेंड कर लेंगे, उनकी अगर बड़ी तादाद शिरकत कर लेती है, उनकी सीआर मुझे अटेंडेंस रिपोर्ट दे देंगे, तो हो सकता है आप लोगों की जो एक क्लास मिड टर्म एग्जाम वाले वीक की डिस्टर्ब हुई है, वो जो है वो कंपनसेट करना इजी हो जाए। तो इस चीज को जो है वो इंश्योर करें। ये मैं रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बना रहा हूँ कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत जबरदस्त सेमिनार इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, और जो लोग शिरकत करेंगे उनके लिए हो सकता है लाइफ चेंजिंग एक मूवमेंट हो, उनके लिए हो सकता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इवन हम इंटर्नशिप ड्राइव की कोशिश कर रहे हैं उसमें से मिल गए, तो वो आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 11:30 से 2:30 का टाइम, आप मंडे को 12 मई को, अगर कोई क्लास भी है तो टीचर से रिक्वेस्ट करके पूरी क्लास को साथ ले आए। 400 की कैपेसिटी है हमारे पास, तो मसला नहीं है। इस दफा हम कंपलसरी करने के बजाय हम चाह रहे हैं कि कम हो काम के हो, ऐसे लोग हों, ऐसे बच्चे हों जो शौक से सुने, जो जौक से सुने, जो अगले चंद सालों में जो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी चेंज होने जा रही है इस्लामिक फाइनेंस की तरफ, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरफ, वो समझ के शऊर के साथ करें, वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहे, तो वो अपनी जिंदगी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का मिस्ताक बनना चाहें, वो अल्लाह को राजी करने वाले बने, वो इस दुनिया में नहीं आखिरत में भी कामयाब हो। तो ये सारे लोग जो है वो इनवाइटेड हैं 12 मई 2000 के इस्लामिक फाइनेंस सेमिनार में, जिसमें फैसल सिद्दीकी मेन ट्रेनर हैं, और जो कसब बैंक की कन्वर्जन के टाइम पे मेरे बॉस से इस्लाम बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड में। अच्छा जी, तो बात अगेन दोबारा हम लेकर आते हैं कसब बैंक की स्टोरी की तरफ। कसब बैंक की स्टोरी क्या हुई कि इसको बैंक इस्लामी भी उन खरीदारों में शामिल था जो स्टेट बैंक के कहने पर इसकी ड्यू डिलिजेंस, इसकी छानबीन करने गए थे। अच्छा, मसला क्या था कि बैंक इस्लामी भी कोई बहुत बड़ा बैंक नहीं था, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल बैंक इन मानों में था
कि 2006 से ऑपरेशन इसके शुरू हुए थे, 15 की अगर हम लगा लेते हैं तो तकरीबन 10 साल का अरसा रियल बिजनेस करते हुए गुजर चुका था। तो उसकी इस मैनेजमेंट बहरहाल इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग थी कि उनका जो है वो कंट्रोलिंग उनको आती थी, मैनेज करना आता था, अखराजात बचाना, कॉस्ट कटिंग आती थी। उस टाइम के जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ थे, मैं उनको सराज तहसीन इस मामलों में पेश करूंगा कि उन्होंने कम रिसोर्सेज के अंदर बेहतर कैसे चल सकता है उसको साबित करके दिखाया। कोई भी इदारा शुरू में लॉसेस में होता है, शुरू के कई साल लॉसेस होने के बावजूद बैंक इस्लामी को कंटिन्यू रखा, और इस कंटिन्यू रखा कि कैसे बैंक इस्लामिया जब मर्ज भाई के सामने उसकी केस स्टडी मौजूद है, मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो इसमें आपको कहानी इसमें मिलेगी कि ये इतना जबरदस्त काम था कि उसके बाद भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज कैसे बैंक के थे, बैंक इस्लामी ने उनको अपना पार्ट बनाया। उसके बाद बाकायदा हायरिंग फर्दर हुई कि स्मार्ट मर्जर, उसकी हायरिंग का जो है टाइटल भी होता था कि स्मार्ट मर्जर क्रिएट जॉब्स, इस तरह कुछ करके उन्होंने वो किया कि मर्जर होने के बाद तो अक्सर जगहों पे फायरिंग ज्यादा होती है कि भाई तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। यहाँ पर मर्जर होने के बाद उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट किया गया जो पहले से कसब बैंक के एम्प्लॉय थे। फिर मजीद हायरिंग भी हुई कि इस सिस्टम को अब मजीद कैसे बेहतर लेकर चलना है। पहले जो 200-250 ब्रांचेस का बैंक था, अब वो 300-350 ब्रांचेस का बैंक बना, तो उसको किस तरह बेहतर लेकर चलना है, तो ये हुआ। अच्छा, कसब बैंक पे वापस आते हैं, कहानी थोड़ा सा मूव हो जाती है, वापस लेकर आते रहेंगे सामने, इसीलिए मैंने रखा हुआ है कि स्टेट बैंक ने बैंक इस्लामी को ये बैंक हवाले कर दिया। क्यों किया? कि इस बैंक इस्लामी की मैनेजेरियल स्किल से वो मुतमईन हुआ। स्टेट बैंक पिछले 10 साल से वो ऑब्जर्व कर रहा था। और दूसरी बड़ी वजह, इससे ज्यादा बड़ी वजह ये थी कि जितने सक्सेसफुल बैंक थे उस टाइम पे, वो इसको लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये गले का हार हमारा बन जाएगा, तो जो हमारा अपना ऑपरेशन है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो हमारे अपने मामला हैं वो भी परेशान हो सकते हैं, तो भाई हम ऐसी चीज नहीं लेना चाह रहे हैं। अब बैंक इस्लामी को स्टेट बैंक ने दिया, ये इस बैंक इस्लामी ने खरीदा नहीं एक क्लास से। अगरचे आखिर में जो ट्रांजैक्शन हुई वो सेल परचेज की हुई, वो बड़ी मजेदार ट्रांजैक्शन है, वो भी मैं आपको कॉमन स्टॉक से हमने बात शुरू की, वहीं जाके एंड करूंगा। स्टेट बैंक ने पाबंद किया बैंक इस्लामी को कि भाई अब आप आखिरी खरीदार बचो, बाकी सारे ड्यू डिलिजेंस करके जा चुके हैं, तो बस ये आपने टेक ओवर करना है। क्योंकि स्टेट बैंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर सेम उसी इंतजामिया के हैंड ओवर करता तो मसले मसाइल बहुत ज्यादा, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर डिस्टर्ब होने के हो सकते थे। और आपको पता है कि अगर एक दफा फाइनेंशियल सेक्टर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर बाकी मुल्क का जो है ना वो आसान मामला नहीं होते। तो इसलिए स्टेट बैंक ने बैंक इस्लामी को ये बैंक दिया और बेचा, एक माई बाप बन के, एक शेयर होल्डर्स की या मुल्क के सेंट्रल बैंक होने की हैसियत से। लेकिन कितने का बेचा? अब ये चैट में आप लोगों में से कोई बता सकता है कि बैंक इस्लामी को स्टेट बैंक ने ये बैंक कितने का बेचा, कसब बैंक? आपको गूगल, चैट जीपीटी ये सब करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं है। जल्दी से बताएं कि कसब बैंक बैंक इस्लामी को 2014-15 में कितने का बेचा गया? What was the total price of Kasab Bank when they were sold to Bank Islami? जी, चैट जीपीटी, गूगल सब अलाउ है। 2 मिनट का हम टाइम दे देते हैं आपको। चैट में लिख सकते हैं। 38 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। चैट जीपीटी लग रहा है काम नहीं कर रहा। कोई ट्राई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहा है? ये वैसे टाइम जाया कर रहा हूँ मैं। चलें, यही सवाल हम करते हैं गूगल बाबा से। ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, गूगल से पूछा है आपका। मेरे ख्याल में किसी को भी ये सवाल लिखना नहीं आया था, वरना जवाब निकालना तो मुश्किल नहीं था।
चैट में अभी तक भी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी भी किसी ने अगर कर लिया तो जल्दी से चैट में भेज दे, वरना कोई बात नहीं। मैंने यहाँ आपके सामने लिखा, क्या लिखा, सवाल पढ़ लें। इन व्हाट प्राइस कसब बैंक हैड बीन सोल्ड टू बैंक इस्लामी। सही है, सिंपल सा सवाल है। इतना सा आप चैट जीपीटी से, गूगल से, वैसे बड़े चीटिंग के लिए तो आप, असाइनमेंट करने के लिए तो पूछ लेते हैं उससे। अपना कैरियर चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ तो मैं कैरियर क्या करूँ? तो भाई ये तो ओरिजिनल सवाल कौन पड़ेगा। मेरा जो गला वैसे ही बैठ रहा है। अच्छा है, आप में से कोई लाउडली पढ़ सकता है? स्क्रीन तो मेरी नजर आ रही है ना? इज देयर एनीवन लाइव? ये सुना है, कसब बैंक वाज अक्वायर्ड बाय बैंक इस्लामी फॉर अ टोकन प्राइस ऑफ थाउज़। ये टोकन प्राइस या प्राइस जो उसकी बैंक की थी, कितनी थी? पूरा बैंक 1,000 रुपए में बेचा गया। लेकिन आगे कहानी ये खुद बता रहा है। द मर्जर वाज फाइनलाइज्ड इन मई 2015 विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रांसफरिंग ओनरशिप। सही, स्टेट बैंक ने, ये फोर्स मर्जर कहलाता है कि स्टेट बैंक ने जबरदस्ती मर्ज किया था कि भाई ये बैंक अलग से नहीं चल सकेगा, बैंक इस्लामी आप संभालो इसको। वेल द फॉर्मल प्राइस वाज नॉमिनल। नॉमिनल प्राइस इसलिए रखी गई थी कि अगर वो स्टेट बैंक फ्री में दे देता तो कल को कोई भी स्टेट बैंक का जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स है वो क्लेम कर सकता था कि भाई हमें तो हमारा हिस्सा मिला ही नहीं। तो उस वक्त जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स थे उन सबको जो प्राइस मिली वो 1,000 रुपए टोटल थी। और उस वक्त कितने कॉमन स्टॉक होल्डर्स थे? अभी आप पे मैं छोड़ दूं, इतना ज्यादा बोर नहीं करता कि आप इस पे दिलचस्पी ना लें और मैं बताता चला जाऊं। इतनी कीमती केस स्टडी है कि इस पे आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं, इतनी जबरदस्त चीज है ये। सही है? ये बैंक इस्लामी ऑल्सो टुक ओवर के सब बैंक्स लाइबिलिटीज। असल मसला क्या था? लाइबिलिटीज था। खाली बैंक नहीं था, बैंक की लाइबिलिटीज थी 23.5 बिलियन, यानी 23.5 अरब रुपए लोगों के इसने पैसे देने थे। और एक्विजिशन के फौरन बाद ये मसला बन सकता था। तो ये इसमें बाकायदा ए फर्गूसन से इसको, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से इसको कराया गया था। मैं अगेन वापस ले आता हूँ, बहुत ज्यादा जो है ना इस पे डेप्थ में चला गया। जिन लोगों ने पढ़ना होगा वो इसको पढ़ लेंगे। मैं इसका लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और बल्कि सीआर वाले ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ताकि अपने अपने सीआर जो है वो इसको मैनेज कर लें, अपने अपने ग्रुप्स में भेज दें। नहीं, ये सीआर का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, वहां मैं ये भेज रहा हूँ। दोनों क्लासेस के सीआरस अपने अपने ग्रुप में ये लिंक्स भेजते जाएंगे, जो जो चीजें मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बड़ी जबरदस्त केस स्टडीज हैं। अगर इनको आप अगर समझ सकें तो बहुत ही मुफीद काम हो जाएगा, और नहीं समझ सकें तो भी कोई बात नहीं। सही, कैपिटल शॉर्टेज बेसिकली इनका प्रॉब्लम था 2018 में, ये किसी ने केस स्टडी लिखी है। और ये चीजें जो है वो आपके लिए बहुत मुफीद हो जाएंगी। तो दोनों सीआरस जो है वो आप इसको अपने अपने ग्रुप्स में भेज दें, ताकि ये आप लोगों के लिए एक अच्छी जो है लर्निंग हो जाएगी। बाकी दोनों सीआरस भी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के, तो ये फाइनेंस से रेलेवेंट भी है। अकाउंट्स जहाँ खत्म होता है वहाँ फाइनेंस शुरू होता है। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस का फेलियर था, जिसकी वजह से कसब बैंक को 1,000 रुपीज में बेचना पड़ा। 1,000 रुपीज में जब बेचना पड़ा, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स और प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स की। तो प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स को तो कुछ मिलता ना मिलता वो अलग बात है, पता नहीं उनके होंगे नहीं होंगे। आखिर में कॉमन स्टॉक होल्डर्स पे वो सारे 1,000 रुपए सब पे डिवाइड हुए होंगे। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें उस टाइम पे उनके अगर 1 लाख स्टॉक होल्डर है तो सबको एक एक पैसा मिल गया होगा, और एक पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती तो शायद ना मिला हो। तो मतलब यह है कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स वो होते हैं जिनको आखिर में बचा कुचा मिलता है। अब वो बचा कुचा बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। जैसा कि कसब बैंक के केस में मैंने आपको डिटेल में बताया कि केस स्टडी ऑफ कसब बैंक में वो हमें सिर्फ 1,000 रुपए में पूरा बैंक जो है वो हमने मैनेज कर सके। अच्छा जी, अब इसमें प्रिफर्ड स्टॉक की जो बात है वो ये कि इनको प्रिफर्ड, नाम से जाहिर है कि दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक कॉमन स्टॉक, एक प्रिफर्ड स्टॉक। प्रिफर्ड स्टॉक जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें वो किया जाता है, इनको प्रेफरेंस दी जाती है दो चीजों में। एक तो मेनली इनको प्रेफरेंस दी जाती है जब इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस सूरत में प्रेफर्ड स्टॉक वालों को एक मखसूस परसेंटेज से इनको प्रॉफिट के नाम पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रॉफिट के नाम पे इसलिए कहा कि ये रिबा का मामला है, ये सूद का मामला है, कि जब इनको गारंटेड
अमाउंट वापस मिल रही है तो ये सूद की तरफ इनको ले जा सकता है। इसके लिए आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और रेलिवेंट शरीय स्कॉलर्स से, मुफ्तियान किराम से, इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से जो है इस बारे में रहनुमाई ले सकते हैं। तो प्रिफर्ड स्टॉक, लेकिन कॉमन स्टॉक, ये दो टाइप्स हैं और प्रिफर्ड स्टॉक में रिबा यानी सूद के मामला होने के इम्कान ज्यादा हैं। तो ये जो है ये मेनली मामला हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक जो है ये 4 वीडियोस आपने सुननी है जो तकरीबन 3.5 घंटे की बनती हैं। तो ये सुनने के बाद जो है वो आपको थियोरेटिकल बेसिस बहुत अच्छी आपकी हो जाएंगी। इस दफा इस सेक्शन में मैंने ये चीजें कवर नहीं कराई थी, उसलिए नहीं कराई थी कि स्टूडेंट्स का थ्योरी पे फोकस नहीं होता, उनका फोकस होता है प्रैक्टिस पे। तो इस दफा मैंने प्रैक्टिस पे फोकस रखवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स इस जनरेशन के जो बीबीए लेवल के खासतौर पे मुझे महसूस होते हैं, एमबीए को मैंने पढ़ाया है और बीबीए को पढ़ाया ना, मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना इसलिए चाह रहा हूँ कि एमबीए करना ज्यादा बेहतर है। बीबीए में आइंदा आपके कोई छोटा भाई वगैरह बीबीए करने जा रहा हो ना, उसको बोले बीबीए ना करो, उसको बोलो कंप्यूटर साइंस में कुछ कर लो, उसको बोलो मेडिकल साइंसेज में कुछ कर लो, यानी अपना टाइम बीबीए में जाया ना करें। मैं खुलासा बता रहा हूँ, ये बड़ा सख्त बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम जाया आप लोग अपना भी कर रहे हो, टीचर्स का भी, इसलिए कि ये चीजें आपको चैट जीपीटी पे मिल जाती हैं बकौल आपके ना। ये इन चीजों की कदर अभी आप लोगों को नहीं है, इनकी कदर किसको है? एमबीए वालों को। एमबीबीएस करने के बाद भी एमबीए लोग कर रहे होते हैं। बाज ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पीएचडी करने के बाद उन्होंने एमबीए किया है, मेडिकल साइंसेज में उन्होंने पीएचडी किया, लेकिन मैनेज करने के लिए उनको एमबीए की जरूरत पड़ी। तो बीबीए में अभी चूंकि आप लोगों का एक्सपोजर नहीं है, आप लोगों का अभी आपको इसकी वर्थ का अंदाजा नहीं है। इसकी अभी हफ्ते के दिन मैंने एक ट्रेनिंग ली है, 2.5 घंटे की ट्रेनिंग में उन्होंने 3,000 रुपये फीस थी, लेकिन डिस्काउंट करके कुछ कम में 499 रुपये फीस में कराया। कमाल हुसैन साहब थे ट्रेनर, और कमाल की ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग में उन्होंने आखिर में 2.5 लाख रुपए वाला कोर्स कहा कि 15 मिनट में जो रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट पेमेंट करके दे देगा उसको आधे 50% डिस्काउंट मिलेगा, 10 सीटें सिर्फ। तो ये उस लेवल की ट्रेनिंग है कि आपको लाखों रुपए की ट्रेनिंग है, लेकिन अभी आप लोगों के लेवल की नहीं है। यानी हो सकता है ना किसी 2-3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को गोल्ड का कोई सेट पकड़ा दिया जाए, डायमंड का कोई पकड़ा दिया जाए, वो बोलेगा यार मेरे किस काम का, मैं तो इसको खा भी नहीं सकता। कोई टॉफी होती तो मेरे काम की होती, कोई चॉकलेट होती तो मेरे काम की होती। तो बीबीए को पढ़ाना मेरा ख्याल है कि यही बात है कि उनको डायमंड या गोल्ड जो है ना, उनको 5 साल के बच्चों को हाथ में पकड़ाने वाली बात है। मैं रिकमेंड ये करूंगा आइंदा के लिए कि आप आगे अपने किसी छोटे भाई, किसी छोटी बहन, उनको रिकमेंड करें कि ग्रेजुएशन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ना पढ़ें। खासतौर पे जब आपने बिजनेस करना नहीं है या बिजनेस कर नहीं रहे, तो फिर बीबीए ना करें। हाँ, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करेंगे उनके लिए बड़े काम की चीजें हैं वो, उनमें से मेरा ख्याल है कि इक्का दुक्का लोग हैं ऐसे भी कि जो बिजनेस कर रहे हैं या करेंगे, उनके लिए बड़े काम की चीजें हैं, वो उनको लाजमन करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने नौकरी करनी है ना, वो नौकरी वाले बीबीए ना करें आइंदा के लिए। जो कर रहे हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगले सेमेस्टर से छोड़ दें, आप कंप्लीट करें, बहरहाल आपकी किस्मत है। और लेकिन आप साथ में आप अपने काम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, आप पैरेलल में किसी का बिजनेस बेहतर करने की कोशिश कर लें। वो किसी आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी सहेली हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सही।
फॉलो हो जाता है। सर कहाँ गायब हो गए आप? आधे घंटे से सिर्फ स्क्रीन देख रहा हूँ मैं। अरे आप लोग पहले बता देते अल्लाह के बंदे, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, ये माइक ये लोग म्यूट था मेरा। सर इसके घर में नेट नहीं आता सर, आग लग गई थी कभी। अच्छा कितनी देर आग से लग क्या बात चल रही थी हमारी? मैं तो उसके बाद इतना कुछ बोल चुका। सर आधे घंटे से आवाज नहीं आ रही आपकी। आखिरी बात क्या समझ में आई थी आपको? सर वो कसम बैंक पे थे हम। जी वो बैंक पे थे सर। बैंक पे से चले, उसके लिंक्स मैंने भेज दिए हैं। वो बैंक वाली तो कहानी अब मैं तो इतनी जबरदस्त रिकॉर्डिंग कराई थी, मैंने कहा ये आज से 5 साल बाद आपके काम आएगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, खुलासा यही है, वो लिंक्स मैंने सीआर ग्रुप में भेज दिए, सीआर आपके ग्रुप में भेज देंगे वो बैंक्स की बात है। और केस स्टडी ऑफ कसब बैंक, उसका खुलासा यही था कि कसब बैंक 1,000 रुपए में बिका था। सही है, 1,000 में बिका था, ये मैंने आपको दिखाया भी यार, पूरी स्क्रीन चल रही है। आप लोगों में से किसी में इतना शऊर नहीं था कि वो बता देता कि ये स्क्रीन चल रही तो बात चल रही होगी। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी भी जिन्होंने कहा है अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और जो अभी भी गुमसुम बैठे हुए थे तो बहरहाल अल्लाह आसानी करे उनके लिए भी, थोड़ा सा वो हरकत करें, हरकत में बरकत है। खैर करना चाह रहा था, कसब बैंक 1,000 रुपए में बिका, और ये जो हमने बात की इसमें कॉमन स्टॉक होल्डर्स, उन 1,000 रुपए में से उन सबको हिस्सा मिला। तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स आखिर में रेजिडुअल जो बचा कुचा अमाउंट होता है वो उनका होता है। तो 1,000 रुपए सारे कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए थे। तो इसकी पूरी केस स्टडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब आप तक नहीं पहुंची तो आपकी मर्जी। अब खुलासा ये जो आपके काम की बात है वो ये कि एलएमएस पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। एलएमएस पे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो आपकी ये यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की प्लेलिस्ट है, उसको कनेक्ट कर रहा हूँ एलएमएस से। एलएमएस पे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पे आप देखेंगे तो लेक्चर नंबर 9, 10, 11, इस पे ये जो है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें दो तरह के शेयर्स इशू करती है, पेड इन कैपिटल, और यानी उसमें शेयर्स इशू करती है प्रीफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक। तो उनकी ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अभी ये डाउनलोड भी हम करके देखेंगे। और आप सबसे रिकमेंड है कि लाजमन डाउनलोड्स अपने पास कर लें, क्योंकि एलएमएस का कुछ पता नहीं है। कल भी नहीं चल रहा था, कल वाली क्लास बता रही थी कि उनका एलएमएस नहीं चल रहा, मैंने भी ट्राई किया तो नहीं चला था। तो आज चल रहा है। आज लाजमन अपने अपने पास इसी तरह फोल्डर सिस्टम में, जिस तरह मैं अभी बनाऊंगा इसी तरह फोल्डर्स में अपने पास इसको महफूज रख लें, ताकि अल्लाह ना करे दोबारा एलएमएस बंद हो तो आपकी पढ़ाई बंद ना हो। आपकी पढ़ाई आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, शुरू के 3 में शेयर्स को इशू करना, कॉमन स्टॉक हो या प्रेफर्ड स्टॉक हो, इसकी ऑलरेडी हम प्रैक्टिस फिजिकल क्लासेस में बहुत ज्यादा कर चुके हैं। और इसी तरह कॉमन स्टॉक जो है, इसके बाद ये होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो नफा होता है या नुकसान होता है। तो वो नफे नुकसान के हिसाब से, नफे के हिसाब से रिटेन अर्निंग, अगली जो क्लासेस हैं हम उनको फोकस करेंगे, उनकी भी चीजें आप अभी से
डाउनलोड कर लें। बल्कि टोटल 3 टॉपिक्स आपके बचे हैं, मिड के बाद 3 ही टॉपिक्स हैं। उन तीनों को आप अलग अलग फोल्डर में डाउनलोड किस तरह करें ये मैं आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जस्ट आपने इसको गए, इसको आपने अपने पास महफूज रखने के लिए यहाँ मैं रफली बना रहा हूँ। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने बनाया। इसमें आप क्लास नंबर 9 से लेकर 11 तक जो आपका था ऑफिशियली, ये था, इसका नाम है पेड इन कैपिटल। और पेड इन कैपिटल का मतलब क्या है, क्या अभी कंपनी को पैसा मिल रहा है। तो ये चैप्टर आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो चुका ऑलरेडी। क्लासेस में हमने इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा ली है। इसमें देखिए साथ साथ देखते जाए, ये है पावर पॉइंट स्लाइड। जो थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको बताने की कोशिश कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी मौजूद है, वही स्लाइड्स है ये, सही। इसकी दूसरी रिकॉर्डिंग के अंदर दूसरे डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पर नाम में शो हो रहा है, ये क्या है, चैप्टर 11 ऑफ FA बुक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है उसका चैप्टर अलग से दे दिया इससे रेलिवेंट। तो रीडर्स आर लीडर्स, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने वो चैप्टर्स को भी देख लें। SQ3R मेथड मैंने बताया था, नहीं अगर आपको पता तो आप जस्ट उसको गूगल कर लें, SQ3R, चैट GPT कर लें, SQ3R मेथड से इस चैप्टर को पढ़ लें। इसके बाद फर्दर इसको लेक्चर 10 के अंदर सबसे पहले अगेन पावर पॉइंट है, इसमें भी थ्योरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ी बहुत इसमें भी प्रैक्टिस हो सकती है। और लेक्चर 10 की इसमें क्या है, चैप्टर 11 सॉल्यूशंस मैच विद। तो ये एक्सेल की शीट है जिसमें ऑलरेडी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अक्सर बिल्कुल सही है, कुछ में नंबर्स का फर्क हो सकता है क्योंकि एडिशन का फर्क है, तो लेकिन आपने फॉर्मेट सॉल्यूशन से देखने हैं, नंबर्स जो है वो सवाल से लेने हैं, सही है। उसके बाद 11वां जो है ये अगेन पावर पॉइंट से स्टार्ट होगा। अगेन ये थ्योरी है पेड इन कैपिटल जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, या रिकॉर्डिंग्स में आप पढ़ सुन लेंगे। और उसके बाद आखिरी रिकॉर्डिंग जो है ये है, ये जो है ये मैंने आपकी आसानी के लिए बुक में से जो हमारी कोर्स आउटलाइन में चीजें शामिल हैं उसमें से उसका स्क्रीनशॉट लिया सवाल का, और फिर जवाब जो है वो सॉल्यूशन मैनुअल में से लेके ये आपके लिए कंपाइल कर लिया। अगर आप आसान करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे माशाल्लाह BBA के स्टूडेंट बड़े सहल पसंद हो गए हैं, आसान यानी आसानी तलब हो गए हैं, तो वो सिंपल क्या करें, वो खाली ये वाला डॉक्यूमेंट अच्छे अंदाज में देख लें। सही, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है चैप्टर 11 पेड इन कैपिटल प्रैक्टिस विद सॉल्यूशंस। तो ये जो है ये आप लोग देख लें, सही। ये तो हो गया जो हम खत्म कर चुके हैं। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छा इसमें एक और है रिकॉर्डिंग। तो ये वही वाला डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी डाउनलोड किया, उसका मैंने ऑनलाइन लिंक भी डाल दिया था ताकि इसमें कोई अपडेट करूं तो वो हो जाए, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास डाउनलोड करवा दिया है शीट्स के नाम पे। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जो चाहे कि अगला चैप्टर्स या अगले चैप्टर्स भी वो अच्छे अंदाज में पढ़ सकें, उनसे लाजमन गुजारिश है कि वो मार्क्स अच्छे लेना चाह रहे हैं तो अभी से एफर्ट्स भी अच्छी करें। ये दोनों 12 और 13 ये एक ही नाम आ रहा है, सही। इसका नाम क्या है, इनकम एंड चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको मैंने यहीं से कॉपी कर लिया, बल्कि इस वाले को कर लेता हूँ क्योंकि इसमें चैप्टर का नाम भी आ रहा है। कंट्रोल C कर लिया। अब इसकी पहली अटैचमेंट, लेक्चर 12 की पहली अटैचमेंट, उसको मैं इस फोल्डर के अंदर नहीं रखूंगा, उसको मैं रखूंगा अलग फोल्डर के अंदर। न्यू फोल्डर बनाया और वहां पर वो जो नाम हमने लिया था ना वो पेस्ट कर दिया। इसमें ये पूरी बात आ गई, लेकिन अधूरी बात के लेक्चर नंबर 12 और 13 के अंदर ये कवर होना है। तो ये जो है ये हमने इसको लेकर आ गए। अब अल्लाह करे ये नाम का मसला ना करे, इतना लंबा नाम। तो ये जो है ये इसकी पहली अटैचमेंट। अगेन ये पावर पॉइंट स्लाइड है, थ्योरी बेस्ड है। चैप्टर 11 की तो थ्योरी मैंने इग्नोर कर दी, लेकिन उम्मीद है आपने नहीं पढ़ी होगी। तो अब चैप्टर 12 की जो है वो थ्योरी से ही मैं स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस के मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा जिन लोगों ने सपोर्ट हासिल करनी है, क्योंकि मैंने अंदाजा कर लिया कि मैं क्लास में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब भी आप लोगों ने आपस में बातें करनी है या उठ के जाना है, और मैं थ्योरी पढ़ाऊँ तब भी जाना है। तो बेहतर है कि क्यों ना मैं वो काम करूं जो मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई होगी तो प्रैक्टिस इतना बड़ा गेम नहीं है, लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं समझ में आई हुई तो आप चंद सवालों के मोहताज रह जाएंगे। एग्जाम में अगर चेंज आ गया तो बोलेंगे ये कैसा आ गया, हाँ, ये तो हमने किया ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है जो आपको सवाल करा दिए वो तो आ ही नहीं सकते, वो तो पॉलिसी का हिस्सा है कि जो सवाल आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिए या जो सवाल करा दिए वो अगर एग्जाम के अंदर पेपर में आते हैं तो इंक्वायरी बैठ सकती है कि ये आया कैसे। तो ये आप इस
कि अगर आपकी गलतफहमी है कि आपको जो सवाल कराएंगे वही सवाल एग्जाम में आ जाएंगे, तो ये फिर आपकी गलतफहमी है, वो गलतफहमी दूर कर लें। इसके लिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है मेरी नजर में। प्रैक्टिस में मैं सपोर्ट कर दूंगा। सही है, तो पावर पॉइंट भी आ गई और आपका चैप्टर भी आ गया बुक से। उसके बाद आखिरी इसकी अटैचमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। मजीद भी मैं इसकी आपकी आसान कर दूंगा, ये उसकी थ्योरी ही यानी वो है, प्रैक्टिस अभी इसमें शामिल नहीं है। तो वो प्रैक्टिस के लिए आपको अगेन जिस तरह एक्सेल शीट पहले वाली दी है इस तरह इसकी भी मिल जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए कोर्स आउटलाइन में जो एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम्स बोली हुई हैं वो आपको इस चैप्टर में से मिल जाएंगी। ये चैप्टर क्या है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने जिंदगी में कभी कोई किताब खोल के नहीं देखी वो कम से कम अभी ये शर्फ हासिल कर लें, कह सके हमने किताब तो नहीं पीडीएफ खोली है, किताब का पीडीएफ खोला है। तो इसमें ये चैप्टर नंबर 12 है जो अभी शुरू होगा, और इसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग। सही, इनकम इनकम तो आप समझते हैं, चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग। नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो इनकम होती है वो कैपिटल का पार्ट बन जाती है, लेकिन कंपनी बिजनेस के अंदर वो इनकम का पार्ट, इनकम जो है वो रिटेन अर्निंग का पार्ट बनती है। फिर उसमें दो काम होते हैं, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या उसको संभाल के रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डिविडेंड कहते हैं, और अगर संभाल के रखते हैं तो वो रिटेन अर्निंग ही कहलाती है। तो इस चीज को जो है वो जहन में रखें। और अगला चैप्टर हमारा वही है। अच्छा, इसको आप गो थ्रू करना चाहें तो इसको एक नजर देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस पे नहीं जा रहा क्योंकि अगली क्लास में बाकायदा मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा। मैं जिस पे आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ, जिस पे आपका शौक ज्यादा होता है, सही है, जिस चीज पर आपका ज्यादा शौक है वो है प्रैक्टिस। और वो भी नहीं करनी होती, करनी वो भी नहीं होती, जो प्रैक्टिकली मैं अंदाजा कर चुका हूँ चैप्टर 11 से कि करना आपने वो भी नहीं है, बातें बनानी है खाली। तो उसके लिए आपकी स्टार्ट हो रही है ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम से। अच्छा, इसमें आसानी क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम भी दे रहा है और सोल्यूशन भी दे रहा है। तो आपने सबसे पहले सवाल पढ़ना है, इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, और उसने खुद ही सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम की हद तक आपको किसी मैनुअल की भी जरूरत नहीं है, आपका यहीं पर इसने जवाब दिया हुआ है, इसकी को सवाल को दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस तो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई। सबसे पहले आपने वो करना है। फिर सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये सवाल आप अपने आप से करें, इसके जवाब भी यहीं कहीं इन्होंने दिए हुए होते हैं आखिर में, आमतौर पर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन के। फिर इसके एक्चुअल जो आपको जवाब, जो प्रैक्टिस ब्रीफ एक्सरसाइजेस से जो ये चीजें शुरू हो रही हैं, इन सब के जवाब आपको कहाँ मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मैनुअल की एक्सेल शीट में, जो कि मैं आपको इसी तरह प्रोवाइड कर दूंगा आपके एलएमएस पे। अलग से ना मांगिएगा, एलएमएस पे ही मैं आपको दे दूंगा। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना अच्छा है। आप खुद से ये सवाल सॉल्व करें, थ्योरी अगर आपने सही पढ़ी हुई होगी तो आप खुद से कर सकेंगे। जब खुद से कर सकेंगे तो फिर आप उसको सॉल्यूशन मैनुअल में चेक कर सकेंगे। अकेले नहीं समझ में आ रहा तो ग्रुप्स जो आपके बनाए हुए हैं असाइनमेंट 4 के लिए, वो ग्रुप्स किस दिन काम आएंगे, उन ग्रुप्स में बैठे एक दूसरे के साथ टीम वर्किंग करें। हो सकता है किसी की इंग्लिश अच्छी हो सकता है किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकता है किसी का और मैथमेटिकल अच्छा हो, फाइनेंस अच्छी हो, अकाउंटिंग अच्छी हो। सब मिलके काम करेंगे तो एक अकेला 2 11। सही। और इसमें अंधे और लंगड़े की जो कहानी है वो सुनाई जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और अंधे और लंगड़े की कहानी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जिसको पता है वो अपनी क्लास के ग्रुप में वो कहानी सुना के शेयर कर दे। तो ये मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस के लिए सवालात यहाँ पर मौजूद हैं, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थ्योरी हम पढ़ते जाएंगे तो आप उसकी बेस पर इनमें से जो सवाल समझें वो आप सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें थी किसकी, इनकम यानी चैप्टर 12 की, जो कि इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन अर्निंग चैप्टर है। उसके बाद आखिरी चैप्टर जो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से बीबीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3rd सेमेस्टर के लिए लाजमी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर, वो है, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा, ये जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि एलएमएस ना चले। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा लाजमन आप लोग भी अपने पास डाउनलोड कर लें। ग्रुप में कोई एक ऐसा अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची हो जो बाकी लोगों की बिहाफ पे कम से कम ये काम कर ले, क्योंकि आप बाद में कहेंगे एलएमएस नहीं चल रहा, मैं कहूंगा कि आपका दिमाग नहीं चल रहा कि आपने पहले से क्यों डाउनलोड नहीं किया, जब चल रहा था जब नहीं क्यों किया। अल्फाज बाज औक़ात मेरे सख्त हो जाते हैं, लेकिन दिल से जो बात निकलती है बाज औक़ात कड़वी बात ही निकलती है, क्योंकि मीठी बातें सुन के लोग सो जाते हैं। तो कड़वी बातें निकालना जो है ना वो अब मेरा ख्याल है जरूरी हो गया है। तो अगेन इसमें देख लें, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, मैं थ्योरी फोकस करूंगा, वो आप यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद जो है दूसरा क्या है, चैप्टर है, तो ये चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना मैं पढ़वाऊंगा आपको इंशाल्लाह। उसके बाद अगले उसमें जो है ये स्लाइड्स आ गई 15वें, ये भी
पावर पॉइंट थ्योरी है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के लिए अगेन आपको चैप्टर के एंड में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं कि एक्सरसाइजेज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। उसके लिए आप जाएं कहाँ पर, बल्कि आपको पहले ले जाता हूँ, वो भी बच्चे बेचारे हमारे बड़े मासूम हैं, बीबीए में आ गए हैं लेकिन इनको यही नहीं पता कोर्स आउटलाइन कहाँ से मिलेगी। कोर्स आउटलाइन ये COURSE, कोर्स OUTLINE, कोर्स आउटलाइन इसको कहते हैं। ये मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास आ गई कोर्स आउटलाइन। अच्छा, अगर एज अ टीचर मेरा इंटरफेस चेंज है और आप लोगों का अलग है तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आपके पास कोर्स आउटलाइन क्यों नहीं आ रही, और उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी से अब वो रिक्वेस्ट कीजिएगा कि क्या मामला है। तो कोर्स आउटलाइन जो है वो आपके CRs फिर आपको दे देंगे। तो कोर्स आउटलाइन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस पूरे कहानी के अंदर। तो कोर्स आउटलाइन के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, आपको बताया गया होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। तो अभी जैसे कैश फ्लो की हमने बात की ना, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो मैंने कहा इनको जितनी सहूलत दी जा सके, जितना आसान हलवा बना के दिया जा सके वो कर लिया जाता है कि ये खा तो ले। अगर ये कहें कि नहीं खा के भी आप दो तो फिर तो मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब बात नहीं होगी ना, कि खाना तो आपको खुद पड़ेगा। थोड़ा सा आपने जो है वो हरकत करनी पड़ेगी कुछ जो है ना। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन का मिड के बाद पोस्ट मिड जो पोर्शन है, ये मैंने आपके साथ जस्ट इस लिंक पे क्लिक किया है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं स्किप करूंगा। 9 10 11 ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, 12 13 अब होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वो हम कैश फ्लो की हम बात करते हैं। कैश फ्लो के अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हम कैसे बता सकते हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है जो कोर्स आउटलाइन के अंदर लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी से आप इसको मार्क कर लें। अच्छा, आप इसको देखेंगे कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे देखेंगे। उसके लिए भी आपको अपनी जो है वो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो आवाज मेरी आ रही है ना, ऐसा ना हो आखिर में बोले यार आवाज तो हमारी आई नहीं बिल्कुल। अच्छा सही है, आखिरी लेक्चर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मार्क नहीं है। तो अब ये देखें इसमें कैश फ्लो के अंदर कोर्स आउटलाइन के मुताबिक कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो 13.5A प्रॉब्लम नंबर जो है, इसी तरह 1 2 3 और 4, चार चीजें हैं। अब इन चार चीजों को निकालेंगे कैसे। सबसे पहले एक्सरसाइज या चले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो प्रॉब्लम 13.5A है उसको हम निकालना सीखते हैं। 13.5A, तो हमें 13.5A से पता चल गया कि ये कौन सा है। हमने चैप्टर डाउनलोड कर लिया था, कहाँ है चैप्टर, अभी डाउनलोड किया है आपके सामने LMS से किया है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो इस रिकॉर्डिंग को बाद में देख के समझ लीजिएगा। LMS पे ये चैप्टर अपलोडेड है, अलग चैप्टर करके अपलोड कर दिया ताकि आपके मासूम से जहनों पे बोझ ना बने, सारी किताब एक साथ आपके सामने ना आ जाए। तो एक छोटा सा चैप्टर तो देखना आसान होता है, होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी अगेन डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम भी यहीं पर सोल्यूशन भी यहीं पर। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम तो हर चैप्टर की आप लाजमी देखें क्योंकि उसका सोल्यूशन भी यहीं पर है और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी मुश्किल वाली चीज दी हुई है। तो जब आप मुश्किल चीज समझ जाएंगे तो आसान समझना तो बिल्कुल आसान है। तो ये 1 बाय 1 इसके सोल्यूशन का डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम का दिया हुआ होता है। तो ये काम तो इन्होंने बुक के अंदर किया हुआ है। फिर सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग करना चाहें अच्छी बात है। ये जो है ब्रीफ एक्सरसाइज यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर शामिल नहीं है। जो आसान से मुश्किल की तरफ जाना चाहें वो ब्रीफ एक्सरसाइज खुद करें, फिर सोल्यूशन मैनुअल में उसका जवाब देखें, तो ये आसान तरीका है। लेकिन हमारी जो अगर लिमिटेड जो चंद एक्सरसाइजेस करना चाहें तो कोर्स आउटलाइन वाली एक्सरसाइज को अगर हम फोकस करें तो हम अभी इसको देख रहे थे कि कौन सा था कोर्स आउटलाइन में। कोर्स आउटलाइन में था प्रॉब्लम 3.5A, प्रॉब्लम 3.5A। इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैं भी आपकी तरह कायल हो गया हूँ आसान काम करने के लिए, Ctrl+V, ये मैंने इस पे लिखा, ये आ गया आपके सामने। कितना मुश्किल है इसको तलाश करना हो। प्रॉब्लम 3.5A क्या है, सबसे पहले उसका टाइटल पढ़े, आधा काम आपको वहीं आसान हो जाएगा। रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बाय द इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें तीन चीजें इन्होंने बताई हुई, अब मैं चाहूँ तो आपको अभी पढ़ा सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ा रहा। ये जो है ये मैं कह रहा हूँ कि इसको हम पढ़ेंगे यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन प्रॉब्लम 13.4A। अब आपकी भी बदकिस्मती या खुशकिस्मती के इसको 13.4A को भी पढ़ना पड़ेगा। 13.4A की प्रॉब्लम ये आ गई पूरी, सही। वो कह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करते हुए, इसी बात को अज्यूम करते हुए आप क्या करें, प्रिपेयर अ पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज
ये बनाएं वगैरह वगैरह। अभी आपने चूंकि नहीं पढ़ा तो मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जस्ट मैंने आपको देखना सिखा दिया कि कितना मुश्किल काम है, इतना छोटा सा काम है, जस्ट इसको जो है वो आपने देखना है। 13.45A 4A। अच्छा, अब 13.6A किस तरह निकालना होगा, सेम आसान सा तरीका है। जस्ट इसके बाद वाली एक्सरसाइज 13.5A प्रॉब्लम होगी, ये आ गई आपके सामने 13.5A। अब इसमें क्या करना है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है 13.7A। 13.7A को आ जाए, इसके बाद वाली होनी चाहिए। अगेन उसका अगर हमें नहीं पता होता तो हम वहां से कंट्रोल F के जरिए पहले देखते हैं। ये आपकी आ गई 13.7A। उसके बाद आखिरी जो हमारी इस चैप्टर की है वो है एक्सरसाइज 13.6। अब ये एक्सरसाइज, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम्स बाद में होती हैं, एक्सरसाइजेस पहले होती हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं। ये डायरेक्ट नहीं मिल रहा क्योंकि एक्सरसाइज को इन्होंने EX से शो किया है 13.6। अब देखें 13.6 एक है ब्रीफ एक्सरसाइज, ब्रीफ एक्सरसाइज अलग है और नॉर्मल एक्सरसाइज अलग है। हम नॉर्मल एक्सरसाइज पे जाना है, ये आ गई 13.6 जो है, ये आ गई ड्यूरिंग द करंट ईयर वगैरह वगैरह। देखिए ये चारों मैंने आपको निकाल के दिखा दी हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको ना मिले तो इसकी रिकॉर्डिंग को 10 दफा सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए करवा दी ताकि जो है ये हमारे नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे हैं, वो कहते हैं हमें ये चीजें नहीं हल हो रही, इंपॉर्टेंट मार्क करा दें। इंपॉर्टेंट मैंने नहीं, कोर्स आउटलाइन वालों ने मार्क करा दिए। हाँ, हमारा जो सिंगल पेपर पॉलिसी है उसमें चूंकि सीनियर टीचर्स भी बहुत सारे हैं, डोमिनेंट टीचर होते हैं सीनियर टीचर, तो वो कुछ फर्दर इरशाद फरमाएंगे कि एग्जाम में क्या चीजों पे हमें फोकस करना है। तो वो मैं मुनासिब अंदाज में, बिल्कुल ये तो नहीं बताऊंगा कि फलानी चीज आ रही है, मुनासिब अंदाज में आपको क्लासेस में बताऊंगा। मुनासिब अंदाज में, ये नहीं कह के बताऊंगा कि ये एग्जाम में आ रहा है। अब उसमें अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास में कितने अटेंटिव रहते हैं, आपस में बातचीत में लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लगे रहे, एग्जाम के बाद भी लगे रहिएगा, अगली दफा जब पढ़ रहे होंगे जब भी लगे रहिएगा। अगर आप तवज्जो से बैठेंगे या गैर हाजिर रहेंगे आपके ऊपर है, सही है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी, मेरी नजर में इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्स आउटलाइन, क्योंकि सिंगल पेपर पॉलिसी है तो सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ सोर्स ऑफ रेफरेंस भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ औक़ात सीनियर टीचर जो है वो अपनी चलाते हैं और हम मजबूर हैं, जूनियर टीचर हैं तो उनकी चलने पे मजबूर हैं। तो कोई बात नहीं, उसमें जो है वो फिर मैं आपको मुनासिब तरीके से क्लास के दरमियान हिकमत अमली के तहत बता दूंगा। ये नहीं बताऊंगा कि ये एग्जाम में आ रहा है या इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, जिन बच्चों ने तंग किया कि इंपॉर्टेंट बताएं, उनके में नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर जाएगा कि ये कितने नालायक बच्चे हैं कि जो क्लासेस में तवज्जो से नहीं बैठते, जो तवज्जो से क्लासें नहीं लेते, बातें कर रहे होते हैं या गैर हाजिर होते हैं और आखिर में आगे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। इस रिकॉर्डिंग को आप लाजमी सुनते रहिएगा। इस रिकॉर्डिंग का ये वाला सेक्शन जो है वो आपको इंपॉर्टेंट, जब भी आप पूछेंगे मैं बता दूंगा कि 7 मई को जो हमने रिकॉर्डिंग की है उसका आप सुन लें, आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। तो जिस तरह मैंने ये चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट निकाले हैं, क्या आप में से कोई इतना लायक भी नहीं है कि वो चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट इसी तरह निकाल सके। चैप्टर 11 के तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने बिहेवियर क्लास का देख लिया कि फिर भी बातें करनी है, फिर भी गैर हाजिर रहना है, फिर भी अटेंडेंस के बाद उठ के चले जाना है। तो कोई बात नहीं, मेरी नजर में बहुत बुरा इमेज आप लोगों का बना है ओवरऑल, चंद बच्चों के अलावा। चंद बच्चे माशाल्लाह वाकईतन अपने आप से मुखलिस हैं। ये बेसिकली अपने आप से मुखलिस ना होने वालों का वो है। ये सेम वही है कि डायमंड या गोल्ड किसी 5 साल के बच्चे को या बच्ची को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो तो रोएगा कि ये तो मेरे किसी काम का नहीं, ये तो टॉफी भी नहीं है जो मैं खा सकूं, जो मेरे रोने धोने का इलाज बन सके। तो वो बेचारे बोर होके उठ जाते हैं। तो ये चीज जो है मेरा ख्याल है कि कोशिश भी आइंदा मैं यही करूंगा कि इस लेवल पे पढ़ाने की नौबत कम से कम आए, या फिर मैं आप लोगों के स्टाइल का हो सकता है आदी हो जाऊं। तो बहरहाल ओवरऑल अभी तक बीबीए वालों से जो है ना मेरी ओवरऑल मायूसी ही बनती है। इल्ला ये कि चंद स्टूडेंट्स उनमें भी बहुत काम के निकले हैं जो गोल्ड को भी और हीरे को भी अपनी छोटी सी एज में समझते हैं, उसकी वर्थ को समझते हैं और उसके हिसाब से जो है वो उसको टैकल कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर दे। आप लोगों की क्लास में भी कुछ, दोनों क्लासेस जो अभी मेरे सामने हैं उनमें अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। तो वो मेरी इन कड़वी कसैली बातों पे बिल्कुल बुरा ना माने, वो उनके लिए है ही नहीं। ये सारी कड़वी कसैली बातें उन लोगों के लिए जो क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो ड्यूरिंग द लेक्चर अटेंडेंस के बाद उठकर चले जाते हैं, जो ड्यूरिंग द लेक्चर जो है आते ही नहीं है, सही है, और बाद में आखिर में पीछे पड़ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट बताएं। ये सारी कड़वी कसैली बातें उनके लिए है। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि वो बार बार ये 7 मई की रिकॉर्डिंग सुने
और उसमें जो है वो अपने लिए सबक हासिल करें। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारा, मैंने आपको एलएमएस से इस्तेफादा करने का तरीका भी बता दिया, कोर्स आउटलाइन भी बता दी, और ये सारी चीजें बता दी हैं। तो यहाँ हम अपनी इस और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है, ये आपको प्लेलिस्ट, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर 5वीं नंबर की ये वीडियो मिल जाएगी, और इसको जो है वो आप लोग सुनेंगे, और खासतौर पे पिछली वाली वीडियोस को सुनेंगे तो आपको खुद फायदा होगा इंशाल्लाह। उस पर मैं थ्योरी फोकस था। इस सेमेस्टर में मैं फिजिकल क्लासेस में प्रैक्टिकल फोकस होने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फायदा फायदा कुछ नहीं हुआ। तो अब वापस मैं थ्योरी फोकस रहूंगा, क्योंकि मैं थ्योरिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिशनर उस तरह नहीं हूँ, अकाउंटेंट नहीं हूँ मैं थ्योरिस्ट हूँ अकाउंटिंग के लिहाज से। तो मैं थ्योरी पे फोकस करूंगा इंशाल्लाह। जिन लोगों को एतराज है वो अपने एतराजात जो है वो आगे पहुंचा दें, लेकिन मैं अपने हिसाब से इंशाल्लाह चलूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, 50